मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। इससे पहले हमने एबायोटिक फैक्टर लाइट के बारे में पढ़ा था। तो फैक्टर सबसे पहले तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि फैक्टर हम कहते किसे हैं। एनी एक्सटर्नल फोर्स, कंडीशन और ऑब्जेक्ट विच इन्फ्लुएंसेस एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फैक्टर। कोई भी ऐसा बाहरी पदार्थ हो, बल हो या कोई ऐसी परिस्थिति हो जो किसी जीव को किसी भी रूप में प्रभावित करती हो, वो उसके लिए कारक बन जाता है। तो इन फैक्टर्स को हम दो टाइप्स में बांटते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक या अजैविक कारक जिसमें हम इंक्लूड करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर्स एंड अडेफिक फैक्टर्स। तो हम इन्हीं क्लाइमेटिक फैक्टर्स में लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम जानकारी हासिल करेंगे एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर या तापमान। टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट important abiotic factor. टेम्परेचर इज ए मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस। तो टेम्परेचर हम कहते किसे हैं, ये हॉटनेस का एक माप है। द रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। ये जो रेडिएंट एनर्जी है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ये टेम्परेचर बहुत सी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो एनिमल्स हों या फिर वो प्लांट्स हों, उनको प्रभावित करने का या रेगुलेट करने का काम करता है। बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एक निश्चित टेम्परेचर पर होती हैं और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। यदि इसे कम या ज़्यादा हो तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्रभावित होती हैं। द प्लांट ग्रोज बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। जब ये इस प्लांट्स के लिए पर्याप्त टेम्परेचर होता है तभी वो अपनी बेस्ट ग्रोथ प्रदर्शित करता है। 3 लिमिट्स ऑफ टेम्परेचर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव के लिए 3 तरह की जो लिमिट्स हैं वो बताई गई हैं, मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर जब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर तो इस पर मैक्सिमम होती हैं, और मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा, जब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है तब भी ये एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती हैं। तो ये 3 जो लिमिट्स हैं टेम्परेचर की वो किसी भी जीव के लिए निर्धारित की गई हैं। तो यहाँ हम प्लांट्स की बात करेंगे। तो प्लांट्स के लिए जो लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कोल्ड टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर पर प्लांट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित होती हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर 11 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, तब ये मैक्सिमम ग्रोथ शो करता है। और हाई टेम्परेचर ये मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब होता है तो ये भी प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। टेम्परेचर के बेसिस पर प्लांट्स को कुछ इकोलॉजिकल क्लासेस में बांटा गया है। इन्हें ब्रोंकियस क्लासेस भी कहा जाता है। तो वर्ल्ड की जो वेजिटेशन है उसे इस टेम्परेचर कंडीशंस के बेसिस पर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है मेगाथम्स। मेगाथम्स हम उन प्लांट्स को कहते हैं जो हाई टेम्परेचर वाली कंडीशंस में रहते हैं, पूरे साल भर यहाँ का तापमान उच्च बना रहता है। तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो ऐसे ही स्थानों पर पाए जाते हैं। तो इन प्लांट्स को हम कह सकते हैं मेगाथम्स। वर्ष भर उच्च तापमान में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं वो मेगाथम्स कहलाते हैं, वेजिटेशन या प्लांट्स। सेकेंड कैटेगरी है मीजोथम्स। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है गर्मियों में, लेकिन वो अल्टरनेट करता है सर्दियों में या विंटर में कोल्ड टेम्परेचर के द्वारा। तो हाई और लो टेम्परेचर ये अल्टरनेट होते हैं। तो ऐसे वेजिटेशन को हम कहते हैं मीजोथम्स। डेसिडुअस फॉरेस्ट जो हैं ये इस तरह की वेजिटेशन दर्शाते हैं। तो मीजोथम्स जो जहाँ पर उच्च तापमान और कम तापमान अल्टरनेट क्रम से पाए जाते हैं। थर्ड है माइक्रोथर्म्स। यहाँ का तापमान बहुत कम होता है। द प्लांट्स विच लिव इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर आर कॉल्ड माइक्रोथर्म्स। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर, हाई एलिवेशंस पर ये स्थित होते हैं। दीज रीजन्स आर डोमिनेटेड बाय मिक्स्ड कोनिफेरस फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो कोनिफर्स हैं, जिम्नोस्पर्म में हमने पढ़े थे कोनिफर्स, तो उस तरह के फॉरेस्ट माइक्रोथर्म्स बनाते हैं, वेजिटेशन का फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ कैटेगरी है हेकिस्टोथर्म्स।
तो बहुत ही कम टेम्परेचर या हम कह सकते हैं कि स्नो पर पाई जाने वाली जो वेजिटेशन है उसे हम हेकिस्ट्रोथर्म्स कहते हैं। तो ये एल्पाइन वेजिटेशन है जो टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। ये वेजिटेशन बहुत ही लंबे और सीवियर विंटर यानी बहुत अधिक ठंड में भी ये बर्दाश्त कर सकती है ठंड को, तो इन्हें हेकिस्टोथर्म्स कहा जाता है। तो टेम्परेचर के बेसिस पर जो वेजिटेशन है वर्ल्ड की उसको क्लासीफाई किया गया है मेगाथर्म्स, मीजोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स एंड हेकिस्टोथर्म्स। नेक्स्ट है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में देख चुके हैं कि किस तरह टेम्परेचर के बेसिस पर तालाब या जो लेक्स होती हैं उनमें डिफरेंट जो जोन्स हैं, वर्टिकल लेयर्स हैं, वो बन जाती हैं। तो it is usually found in aquatic habitat. The change in temperature profile with increasing depth in a water body is called thermal stratification. तो वाटर बॉडी में टेम्परेचर के कारण जो जैसे जैसे गहराई पर पहुंचते हैं तो टेम्परेचर में परिवर्तन होते जाते हैं, जिसके कारण स्ट्रेटास बन जाते हैं। ये थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। देर आर 3 काइंड्स ऑफ थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसे हम 3 लेयर्स में बांट सकते हैं। पहली एपिलिम्नियन, दूसरी मेटालिम्नियन एंड तीसरी हाइपोलिम्नियन। एपिलिम्नियन ये अपर लेयर होती है जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, तो वार्म वाटर की लेयर होती है। मेटालिम्नियन ऐसी लेयर है जहाँ पे तेजी से टेम्परेचर में फॉल आता है, तो ये मिडल लेयर है, ग्रेजुअल डिक्रीज इन टेम्परेचर। हाइपोलिम्नियन ये बॉटम लेयर है जहाँ पर पानी का तापमान कम होता है। तो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन हम एक्वेटिक हैबिटेट में देख सकते हैं। ये एक हमें दिखाई दे रहा है तालाब जिसके अंदर एपिलिमियन, थर्मोक्लाइन एंड हाइपोलिमियन, या एपिलिमियन थर्मोक्लाइन को मेटालिमियन भी कहते हैं, और हाइपोलिमियन 3 जोन्स हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टेम्परेचर के कारण होने वाली घटना है वो कहलाती है थर्मोपीरियोडिज्म। थर्मोपीरियोडिज्म का मतलब है कि कोई भी प्लांट सीजनल या फिर डायurnal चेंजेस शो करता है। तो रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू रिदमिक डायurnal एंड सीजनल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो दैनिक रूप से या फिर ऋतुओं में परिवर्तन के अनुसार जो चेंजेस आते हैं उसके प्रति प्लांट रिस्पॉन्स पैदा करता है, तो ये कहलाता है थर्मोपीरियोडिज्म। फ्लोवरिंग इन प्लांट्स इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर थ्रू थर्मोपीरियोडिज्म। तो इस थर्मोपीरियोडिज्म का इफेक्ट हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर के द्वारा फ्लोवरिंग प्रभावित होती है। प्लांट्स के अंदर जो फ्लोवरिंग स्टेज है वो टेम्परेचर के द्वारा रेगुलेट होती है। इस थर्मोपीरियोडिसिटी को हम 2 क्लास में बांट सकते हैं। पहला डायurnal, जिसमें दैनिक परिवर्तन होता है यानी दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। दूसरा सीजनल, जिसमें सीजन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, ऋतुओं के अनुसार, शीत ऋतु या बसंत ऋतु या फिर जो शरद ऋतु है या गर्मी की ऋतु है, तो ये सब सीजनल चेंजेस कहलाते हैं। टेम्परेचर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फिनोलॉजी ऑफ प्लांट्स। तो फिनोलॉजी प्लांट्स की जो होती है उसमें भी ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है टेम्परेचर। अब फिनोलॉजी क्या होती है यह हमें पता होना चाहिए। फिनोलॉजी होती है किसी भी प्लांट्स की लाइफ साइकिल में घटित होने वाली घटनाओं का लेखा जोखा, यानी प्लांट्स की लाइफ साइकिल को हम कुछ घटनाओं में बांट सकते हैं। जैसे उसमें जर्मिनेशन होता है, फिर उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, सीड मैचुरेशन होता है और फिर डेथ हो जाती है। तो इस लाइफ साइकिल को हम कई घटनाओं में बांट सकते हैं, और जब इन सभी घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है तब ये उसका फिनोलॉजी या आवर्तिता कहलाती है। तो हम साधारण शब्दों में से कैलेंडर ऑफ इवेंट्स भी कह सकते हैं। किसी प्लांट की लाइफ साइकिल में जो इवेंट्स घटित होती हैं उनका जब हम लेखा जोखा रखते हैं तो ये फिनोलॉजी बनाती है। तो इस फिनोलॉजी को प्रभावित करने वाला एक इम्पोर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर होता है। ये इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है ब्रह्म कमल। कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये 14 ईयर्स में एक बार खिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर ब्रह्म कमल में साल में एक बार इसमें फ्लावरिंग होती है, वो मिड मॉनसून के दौरान होती है। तो ये इस टेम्परेचर से प्रभावित होने वाली घटना है फ्लावरिंग की, जो हम इस ब्रह्म कमल में देख सकते हैं। तो ससुरिया ऑब्विलेटा ये ब्रह्म कमल कहलाता है। इसमें जो
फ्लावर्स आते हैं, फ्लोरिंग होती है, वो मॉनसून सीजन के दौरान ही पाई जाती है। तो ये थर्मो पीरियोडिसिटी को शो करता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स, और दूसरे कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनको ये टेम्परेचर प्रभावित करता है। तो टेम्परेचर प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं या ऐसी एक्टिव रिएक्शंस हैं जिनमें टेम्परेचर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में एंजाइम्स क्रियाशील होते हैं, और ये एंजाइम्स एक विशेष तापमान पर ही क्रिया दर्शाते हैं। तो इसके थ्रू ये टेम्परेचर प्लांट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करता है। तो एंजाइम एक्टिविटीज इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड इन टर्न इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन। एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है किसके साथ, जब टेम्परेचर बढ़ता है, और इस तरह से रिएक्शन की जो रेट है उसको भी बढ़ा देता है। दिस ऑल्सो मीन्स एक्टिविटी डिक्रीजेज एट कोल्डर टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर ये एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन ये जो टेम्परेचर इंक्रीजेज है ये भी एक लिमिट तक ही होता है। बहुत अधिक हाई टेम्परेचर होने पर ये एंजाइम्स डीनेचर्ड हो जाते हैं, तो ये फिर रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर, मेटाबॉलिक रेट इज डबल। तो ये घटनाएं जो ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब टेम्परेचर से प्रभावित होती हैं, और प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर मेटाबॉलिक रेट की दर जो है वो डबल हो जाती है। मैनी एंजाइम्स आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर। तो बहुत अधिक तापमान पर भी बहुत सारे जो एंजाइम हैं वो उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो मेटाबॉलिज्म, इसमें डायरेक्ट रोल है एंजाइम्स का। एंजाइम्स एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही एक्टिव होते हैं, और इस तरह से टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। फोटोसिंथेसिस जनरली 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ये फोटोसिंथेसिस के लिए। मैक्सिमम रेट इनकी पाई जाती है फोटोसिंथेसिस की 10 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में। रेस्पिरेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेस्पिरेशन कैन बी सीन बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इनको टेम्परेचर प्रभावित करता है। एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकतर जो एब्जॉर्प्शन है वो 20 से 30 डिग्री के बीच में इसकी रेट अधिक होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जिन स्थानों पर हो जाता है, ऐसी जगह एब्जॉर्प्शन की रेट बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे स्थान फिजियोलॉजिकली ड्राई होते हैं। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो वहाँ पर बर्फ जम जाती है, पानी तो मौजूद है लेकिन प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट हो जाते हैं। ट्रांसपिरेशन को टेम्परेचर किस तरह से प्रभावित करता है? हाई टेम्परेचर होने पर ट्रांसपिरेशन रेट भी बढ़ जाती है, और इसी तरह से ये असेंट ऑफ सैप को भी प्रभावित करता है। टेम्परेचर का इफेक्ट सीड जर्मिनेशन पर भी देखा जा सकता है। टेम्परेचर, एवरी सीड ग्रो एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। जब एक उपयुक्त तापमान होगा तभी सीड जर्मिनेट होते हैं। कम या अधिक तापमान अगर उनके अनुकूल नहीं है तो सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाते। तो सीड जर्मिनेशन को भी प्रभावित करने वाला कारक है टेम्परेचर। यहाँ हम देख सकते हैं हाई टेम्परेचर होने पर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं प्लांट्स में। हाई टेम्परेचर, इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, सीड्स को जर्मिनेट नहीं होने देता। रिडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ, ग्रोथ भी रुक जाती है। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भी उसकी सही तरीके से नहीं हो पाती। अल्ट्रेशन इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में परिवर्तन होता है। फिनोलॉजी, उसकी जो फ्लोवरिंग के समय होने चाहिए, ऐसी घटनाओं पर भी हाई टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, और ये एडवर्स इफेक्ट करता है हाई टेम्परेचर। अल्ट्रेशन इन ड्राई मैटर, पार्टीशनिंग, वाटर लॉस, यील्ड रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ क्रॉप क्वालिटी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये सब नेगेटिव इफेक्ट हैं हाई टेम्परेचर के। नेक्स्ट है मूवमेंट।
टेम्परेचर का इफेक्ट प्लांट्स में जो गतियाँ होती हैं उस पर किस प्रकार से होता है। थर्मोटैक्टिक मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला एंड क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में थर्मोटैक्टिक मूवमेंट पाई जाती हैं। ये फ्लैजिला इनमें होते हैं क्लेमाइडोमोनास में, तो फ्लैजिला की सहायता से ये उपयुक्त टेम्परेचर जहाँ पर होता है उस तरफ गमन करते हैं। इसी तरह से थर्मोनास्टी यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स इन क्रोकस एंड ट्यूलिप ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर। थर्मोनास्टी देखी जा सकती है क्रोकस सटाइवस, जिसे हम सैफ्रॉन या केसर कहते हैं। तो ये केसर और ट्यूलिप के जो फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर जो पेटल्स की क्लोजिंग है, पेटल्स का बंद होना या खुलना, ये टेम्परेचर से प्रभावित होता है। तो आगे हम पिक्चर्स में देखेंगे कि किस तरह से क्रोकस और ट्यूलिप में इनका इफेक्ट दिखाई देता है। एक और महत्वपूर्ण घटना जिस पर टेम्परेचर का प्रभाव होता है वो कहलाता है वसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन। तो लाइसेंको ने सबसे पहले इसकी स्टडी की थी कि कोल्ड टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। यदि प्लांट्स में कोल्ड ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो उसमें रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो जल्दी प्राप्त होती है। द फ्लोर प्रोडक्शन अंडर द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर इज कॉल्ड वर्नेलाइजेशन। तो फ्लोर प्रोडक्शन लो टेम्परेचर के प्रभाव से यही वर्नेलाइजेशन या वसंतीकरण कहलाता है। तो वर्नेलाइजेशन इम्पोर्टेंट घटना होती है जो टेम्परेचर से प्रभावित होती है। ये केसर के अंदर हमें थर्मोनास्टी दिखाई दे रही है। इसमें पेटल्स का बंद होना और खुलना ये टेम्परेचर से प्रभावित होता है। जब टेम्परेचर डाउन होता है, जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये पेटल्स बंद हो जाती हैं, और जब इनको ये टेम्परेचर रेज होता है तो ये पेटल्स खुल जाती हैं, फ्लावर खिल जाता है। ये ट्यूलिप फ्लावर्स हैं, इनमें भी थर्मोनास्टी देखी जाती है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है जिसके द्वारा पेटल्स का खुलना और बंद होना टेम्परेचर के द्वारा कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है। देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो दोनों ही तरह की जो टेम्परेचर की लिमिट्स हैं, लो एंड हाई, वो प्लांट्स की ग्रोथ पर एडवर्स इफेक्ट डालती हैं। तो अब लो टेम्परेचर जब होता है तो ये क्या इफेक्ट डालता है? इट कोजेस कोल्ड इंजरीज। वाटर इज फ्रोजन इनटू आइस क्रिस्टल्स इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो प्लांट्स की एनाटॉमी जब हम देखते हैं तो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, वहाँ पर ये बर्फ जम जाती है क्रिस्टल के रूप में, और ये कोल्ड इंजरीज या फ्रोजन इंजरी कहलाती हैं। हाई टेम्परेचर होने से क्या होगा? एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर कोज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ए नंबर ऑफ वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा। तो जब टेम्परेचर हाई होता है, ये हम पहले भी उस पिक्चर में देख चुके हैं कि हाई टेम्परेचर से कई एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। दीज इफेक्ट्स में कोज डेथ ऑफ प्लांट्स कॉल्ड एज हीट इंजरी। तो कई बार इनके इफेक्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उससे प्लांट की डेथ तक हो सकती है। इसे हीट इंजरी कहा जाता है। देन टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। टेम्परेचर का प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी प्रभाव पड़ता है। ये हम देख सकते हैं इजीली। लैटिट्यूडिनल एंड एल्टीट्यूडिनल जो जोनेशन है वेजिटेशन का, उसमें हमें क्लियर कट दिखाई देता है कि टेम्परेचर किस तरह से वनस्पति को प्रभावित करता है। द टेम्परेचर लिमिट्स द रेंज ऑफ प्लांट स्पीसीज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो प्लांट स्पीसीज को ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। टेम्परेचर इज मैक्सिमम एट इक्वेटर and decrease gradually towards poles, hence vegetation is maximum at equator. इक्वेटर पर तापमान जो होता है वो सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं इस टेम्परेचर में कमी आती है। टेम्परेचर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एल्टीट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल जोनेशन। तो वर्ल्ड की जो वेजिटेशन है उसमें जो हम एल्टीट्यूडिनल जोनेशन यानी जो माउंटेन पर हम देखते हैं, विभिन्न ऊंचाइयों पर हमें विभिन्न प्रकार की वेजिटेशन दिखाई देती है। इसी तरह से लैटिट्यूडिनल जोनेशन यानी जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तब भी हमें डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन दिखाई देती हैं। तो ये दोनों तरह का जोनेशन, इसमें टेम्परेचर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि इसके साथ टेम्परेचर के साथ लाइट, रेनफॉल, टोपोग्राफी, सोइल एंड जियोलॉजी, ये भी इन प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो अब हम कुछ पिक्चर से देखेंगे। इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है लैटिट्यूडिनल जोनेशन। जैसे जैसे हम इक्वेटर से
पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो हमें डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन दिखाई दे रही है। इसी तरह से जब हम माउंटेन पर डिफरेंट एलिवेशन पे या ऊंचाइयों पर जाते हैं तब भी हमें डिफरेंट टाइप के जो जोन्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये लैटिट्यूडिनल जोनेशन एंड वर्टिकल जोनेशन ये इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड के साथ फ्रॉम सी लेवल एंड इंक्रीजिंग लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर दोनों ही तरह का हमें जोनेशन दिखाई देता है। अब इसे हम अलग अलग पिक्चर्स के द्वारा क्लियर कट समझेंगे। इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है लैटिट्यूडिनल जोनेशन ऑफ वेजिटेशन। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से बढ़ रहे हैं पोल्स की तरफ तो हमें दिखाई दे रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर ग्रासलैंड, फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट, फिर कॉनिफोरस फॉरेस्ट, फिर उसके बाद टुंड्रा वेजिटेशन और फिर अल्टीमेटली बर्फ। तो ये तो है जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, इसे कहा जाता है लैटिट्यूडिनल जोनेशन। इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है एल्टीट्यूडिनल जोनेशन, यानी जब हम किसी माउंटेन पर ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो इसी तरह से जोनेशन हमें दिख रहा है, वही जो हमने लैटिट्यूडिनल जोनेशन में देखा था। सबसे पहले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर ग्रासलैंड्स, फिर उसके बाद डेसिडुअस फॉरेस्ट, फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट, फिर टुंड्रा एंड देन स्नो। तो ये एल्टीट्यूडिनल जोनेशन कहलाता है। तो आज हमने एबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया कि किस तरह से टेम्परेचर प्लांट्स पर इफेक्ट डालता है। तो ये न केवल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बल्कि प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तो ये था टेम्परेचर एबायोटिक फैक्टर। दैट्स ऑल, थैंक यू।